पैथोजेनेसिस के अंदर क्या होता है? पैथोजेनेसिस जहां पे अल्फा और गामा को कट लगाने चाहिए थे, वहां पे क्या होता है, इंस्टेड ऑफ अल्फा बीटा सेक्रेटेज कहते हैं कि नाउ इट इज माय टर्न। सही है, आप लोगों की बारी नहीं है, मैं करूंगा। बीटा सेक्रेटेज आते हैं और ये कट लगाते हैं ओवर समवेयर ओवर हियर, और उसके साथ साथ गामा भी सुपर एक्टिवेट होता है, ये भी कट लगाते हैं। लेकिन जो कट लगते हैं वो होता है एबनॉर्मल मेथड से। कैसे? अभी हम देखते हैं कि ये कैसे कट लगाते हैं। लेट्स सपोज again this is our normal app. जब बीटा और साथ में गेमा सेक्रेटेज अपने कट लगाते हैं तो दे विल कट इट लाइक दिस। लाइक दिस। अब क्या होता है, ये जो कट लग जाते हैं नाउ दे आर इनसॉल्युबल, ये सॉल्युबल जो है नहीं है, ना ही अब्सॉर्ब होते हैं और ना ही एंजाइम इसके ऊपर कोई एक्शन शो करते हैं, सो डिस्ट्रक्शन इसकी नहीं होती। अब जब डिस्ट्रक्शन नहीं होगी तो दे विल गेट accumulate in the peripheral side, and this is known as senile plaque. इसी senile plaque को बीटा एमेलॉइड्स भी कहते हैं और इसी का नाम है अल्फा बीटा लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन पहला क्वेश्चन जो यूएसएमएलई के अंदर पूछते हैं उसमें से ये कि सिनाइल प्लेक आर प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन। हमेशा सिनाइल प्लेक जो होते हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन। क्यों? क्योंकि एप जो प्रोटीन है या जो एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन्स है इसको हम निकाल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन से बाहर। जब हम मेम्ब्रेन से बाहर निकाल रहे हैं उसके बाद इसकी कट लग रहा है और कट लगने के बाद ये दो न्यूरॉन के अंदर या उसके दरमियान एक्युमुलेट होता है, सो दे आर प्रेजेंट to the extracellular side or outside of the neuron, not inside of the neuron. इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो सिनाइल प्लेक या फिर एमेलॉइड प्लेक नहीं होते। वो जो होते हैं न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन। जब ताउ प्रोटीन की हाइपरपोलराइजेशन होती है तो वो प्रेजेंट होते हैं इसके इनसाइड। और उसके साथ साथ यहां तक तो समझ आ गई कि ठीक है, टेंगल्स बने, प्लेक्स वगैरह बने, ठीक है, एमेलॉइड प्लेक्स बने, बीटा एमेलॉइड्स। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? लेट मी ड्रॉ हियर टू न्यूरॉन्स। टू न्यूरॉन, जैसे कि हमने कहा कि ये जो सिनाइल प्लेक होते हैं ये आउटसाइड पे प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन के। सो जब ये आउटसाइड पे प्रेजेंट होते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? दे विल इनिशिएट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। पहला काम इसका, इट शुड बी autoimmune responses. So there will be inflammation, they will cause inflammation. The first part यहाँ भी प्रेजेंट है, इनिशिएट करेंगे, ऑटोइम्यून रिस्पॉन्सेज होंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी। सेकंड विल बी मैकेनिकल रिस्पॉन्सेज। मैकेनिकल रिस्पॉन्सेज को समझने के लिए कम ओवर हियर, let me draw here two neuron. If this is a synaptic lift, ये क्या है? पहले वाले न्यूरॉन का ये पोस्ट और दूसरे वाले का प्री सिनेप्टिक लिफ्ट। ये क्या करते हैं, ये वाले टेंगल्स आके यहाँ पे आके बाइंड हो जाते हैं और रिसेप्टर साइड को ब्लॉक कर देते हैं। अब ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ दिस प्लेक्स
on the presynaptic cleft of the second neuron, now they are unable to attach with the acetylcholine. That's the reason ऊपर वाले जो पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन है या जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है उसके पोस्टसिनेप्टिक टर्मिनल से एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होता। अगर रिलीज हो भी, क्योंकि वहां पे ये जो टेंगल्स है वहां पे ये अटैच है, ठीक है, जो सिनाइल प्लेक्स है वो अटैच है वहां पे। और उसके साथ साथ अगर वहां से रिलीज हो भी जाए तो जो सेकंड न्यूरॉन है उसके प्रीसिनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर भी जो हमारे सिनाइल प्लेक है या बीटा एमिलॉइड है वो आके अटैच है, जिसकी वजह से वो बाइंडिंग साइड को अलाउ ही नहीं करते कि एसिटाइलकोलिन के साथ बाइंड हो जाए। अब जब बाइंडिंग नहीं होगी तो ये वाला न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं होगा, सो देयर विल बी नो एनी एक्टिवेशन। इफ देयर इज नो एनी एक्टिवेशन देयर विल बी नो डिपोलराइजेशन एंड क्या होगा कि हमारे सेंसेशन जो है वो नहीं है। अगर सेंसेशन या ट्रांसमिशन नहीं हो रही तो न्यू मेमोरीज के साथ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। देयर विल बी अ प्रॉब्लम विद द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू मेमोरीज। दैट्स द रीजन कि ये कैसे एंटेरोग्रेड एमेनेसिया कॉज करता है। उसके साथ साथ अगेन अगर यहाँ पे फिर से न्यूरो ट्रांसमिशन नहीं हो रही है, ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम है, तो ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम होने की वजह से नाउ ही और शी विल बी अनेबल टू स्पीक प्रॉपरली। उसकी स्पीच के लिए मोटर रिस्पॉन्सेस का होना जरूरी है, जो कि यहाँ से ट्रांसमिशन हो नहीं रही, तो देयर विल बी प्रॉब्लम विद द स्पीच। सेम उसके न्यूरो ट्रांसमिशन की वजह से मूड रेगुलेशन नहीं हो रहा, ठीक है, देयर विल बी मूड स्विंग्स, ठीक है, मूड स्विंग्स भी इसके अंदर होते रहते हैं। और लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन और डिसीजन मेकिंग फॉर श्योर, इफ देयर इज नो एनी न्यूरो ट्रांसमिशन दे विल आल्सो लीड टू द प्रॉब्लम विद द decision making. So come back here, the third important mechanism of the hyperpolarization, third hyperpolarization of tau protein। सही है। इस ताऊ के साथ क्या होता है, इसको हाइपर पोलराइज कर देते हैं, लेकिन कैसे समझते हैं इसको। पहले ताऊ का नॉर्मल फंक्शन समझते हैं। सो नॉर्मल फंक्शन समझने के बाद हम देखेंगे कि ताऊ का काम क्या है, ठीक है, और कैसे इसको ये हाइपर पोलराइज करता है। लेट मी ड्रॉ हियर अनदर न्यूरॉन। इमेजिनरी डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन। हम जस्ट समझना है हमने। ताऊ का काम क्या है कि जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल के उसके इंसुलेशन या उसकी प्रोटेक्टिंग कवरिंग ताऊ का काम है। क्या होता है कि ताऊ एक बाइंडिंग साइड जो है वो देता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स के जो सेल्स है उसको आपस में बाइंड कर देता है लाइक दिस। अगर ताऊ नहीं होगा तो क्या होगा, दे विल नॉट बाइंड प्रॉपरली एंड दे विल बी ब्रेक। ओके, सो हमें पता है कि न्यूट्रिशन जो है वो सारी की सारी कहाँ पे होते हैं, सेल बॉडी के अंदर होती है। सेम मैक्सिमम 90% तक न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्मेशन भी सेल बॉडी के अंदर या न्यूरोनल बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। अब उसके लिए न्यूट्रिशन और साथ में न्यूरोट्रांसमीटर, जो 10% न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये बन जाते हैं एक्सॉन के अंदर भी, लेकिन 90% जो होते हैं वो सेल बॉडी के अंदर होती है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर और साथ में न्यूट्रिशन को नीचे तक लेके आना, पोस्ट सिनेप्टिक लेफ्ट तक लेके आना, इसके लिए जो रोड बने होते हैं उसकी प्रोटेक्शन या फिर उसकी जो है अरेंजमेंट, उसमें हेल्प कौन करता है, ये ताऊ प्रोटीन, ये हेल्प करते हैं ताऊ। सो ताऊ जो है वो एक रोड दे रहा है, जैसे एक रोड हो वैसे ये रोल प्ले कर रहा है उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर। माइक्रोट्यूब्यूल्स अगर रोड है तो उसकी जो मेंटेनेंस कर रहे हैं वो ताऊ कर रहा है और उसको आपस में बाइंड रख रहा है। इनकेस अगर यहां पे मैं ड्रॉ करूं ताऊ, इमेजिनरी ताऊ, नॉर्मली ये क्या करता है, सब्सटेंस को ऐसे बाइंड कर देता है और इसकी बाइंडिंग के लिए फॉस्फेट का होना जरूरी है। अगर इसको मैं हाईली फॉस्फेट दे दूं, हाईली फॉस्फोराइलेट कर दूं मैं इसको, due to the highly phosphorylation, this tau getting
दे विल बी लाइक अ जेली, सो एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू कर जाते हैं। अब जब चिपकेंगे तो रोड जो है, आपस में जो हमने रोड बिछाए थे, अगर मैं उसको उखाड़ दूं तो देयर विल बी नो सप्लाई ऑफ द न्यूट्रिशन एंड आल्सो नो सप्लाई ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। देयर विल बी अ प्रॉब्लम विद द supply of nutrition and neurotransmitter. For sure, if there is no any nutrition, they will also lead to the problem with the formation of new memories, and also neurotransmitter भी नहीं है तो new memories, same speech, mood swings और loss of executive function. There will be degeneration because neuron के लिए nutrition ही नहीं आ रहा, और न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, तो न्यूट्रिशन ना होने की वजह से क्या हो जाती है, उसकी डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई अल्जाइमर इज insidious, progressive and degenerative disease because of the problem with the tau genes. Now the roads are completely ब्लॉक, और हम कह सकते हैं कि टूट चुके हैं। अब टूटने की वजह से न्यूट्रिशन और साथ में न्यूरोट्रांसमीटर का सप्लाई नहीं हो रहा। सो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स नॉर्मली इसकी सप्लाई जो थी या इसकी मेंटेनेंस कौन कर रहा था, ताऊ कर रहा था, ताऊ। अब अगर ताऊ जो है हमारा वो हो गया है डिस्ट्रॉय, ठीक है, सो नाउ योर न्यूरॉन विल बी लुक लाइक दिस श्रिंकेज, दे विल बी श्रिंक एंड लाइक अ सिक। ऐसी जब अकोमोलेशन होती है न्यूरॉन की, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इफ अपीयर लाइक दिस, this is known as neurofibrillary tangles. This is the second question. वो ये पूछते हैं यूएसएमएलई में कि जो न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स होते हैं, सही है, ये कहाँ पे होते हैं, इनसाइड प्रेजेंट होते हैं या आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं? सो योर आंसर शुड बी दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूरॉन, बिकॉज जो ताऊ जीन्स है वो डेंस होने की वजह से वो एक जगह पे अटैच होना शुरू हो जाते हैं जब उसको हम हाइपर फॉस्फोराइलेट कर देते हैं। उसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन की वजह से अब जो रोड थे वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं और न्यूरॉन बिकम सिक, सो दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूरॉन नॉट आउटसाइड द न्यूरॉन। ये जो टेंगल्स होते हैं न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स, दे आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है, डोंट फॉरगेट। उसके साथ साथ तो ये क्या कर रहे हैं, बीटा एमिलॉइड्स, दे आर लीडिंग टू द हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द ताऊ, और ताऊ अगर हाइपर पोलराइज होगा तो दे विल लीड टू द न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स। उसके साथ उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर हम अल्जाइमर डिजीज का एक पेशेंट है और उसका हम सैंपल लेते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, अगर हम स्टडी करते हैं उसके ब्रेन के सैंपल को, तो सुल्की और गायरस कैसे अपेयर होंगे, ठीक है, समझते हैं इसको। This is our sulci and this is our gyrus. Here is gray matter. अब क्या हो रहा है, हमने कहा कि ताऊ जो है उसकी कंडेंसेशन हो रही है, ड्यू टू द कंडेंसेशन वो क्या हो रहा है, एक जगह पे अकोमोलेट होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। जो गायरस है अब जब ये श्रिंक होंगे, श्रिंक होने की वजह से दे विल बी लाइक दिस broad sulci, again broad sulci. So under the microscope the sulci will appear broad or wide sulci, and gyrus will appear short. उन्होंने ये क्वेश्चन भी वहां से सेट करा था कि सुल्की और गायरस कैसे अपेयर होंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है, ड्यू टू द कंडेंसेशन योर गायरस विल अपेयर शॉर्ट एंड सुल्की विल अपेयर वाइड। यहाँ तक तो थी इसकी पूरी जो है पैथोजेनेसिस कैसे हो रहा है, नॉर्मल भी हमने देखा और एबनॉर्मल भी हमने देख लिया। नेक्स्ट स्टेप जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा जेनेटिक्स को, हम अपने जेनेटिक्स को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि अगर जीन्स के अंदर चेंजेस आएगी तो क्या क्या चीजें हो सकती है। सबसे पहले सेनिलिन इज रिलेटेड टू द ओल्ड एज। सेनिलिन के दो होते हैं, सेनिलिन 1 एंड 2। सो सेनिलिन 1 एंड 2, इट्स बेटर टू रिमेम्बर इट। जो स्मॉल होगा जीन वो हमेशा बड़े के ऊपर होता है और जो बड़ा जीन्स है वो छोटे के ऊपर होता है। सो सेनिलिन 1 इज प्रेजेंट ऑन द जीन्स नंबर 14 और क्रोमोसोम नंबर 14। हियर इज 1 and 2 will be present on
1. Senilin, Ep or apoepsilon 4, they are involved in the early onset of the Alzheimer disease before 45 years of age. इसमें ये अर्ली ऑनसेट के अंदर होते हैं और फेमिलियल होते हैं. जो SORL1 है ये होता है लेट ऑनसेट के अंदर, सही है, आफ्टर 65 इयर्स ऑफ एज के अंदर इन्वॉल्व होता है और इसका लेट ऑनसेट होता है. उसके साथ साथ जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, अगर इसके अंदर ट्राइसोमी हो जाए, ये भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है, ट्राइसोमी होती है 21 नंबर के ऊपर, तो एप जो है ओवरलोड हो जाता है, देयर विल बी ओवरलोड एप. सो द ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर विल बी लेट और अर्ली. यहाँ पे डू रिमेंबर डाउन सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर भी क्रोमोसोम नंबर 21 के ऊपर ट्राइसोमी होती है और साथ में एप जो होता है एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, दे आर ओवरलोडेड नाउ एंड दे विल लीड, देयर इज अ मैक्सिमम चांस ऑफ ऑनसेट ऑफ द अल्जाइमर इन द अर्ली एजेस. सही है, तो अर्ली एज के अंदर डाउन सिंड्रोम और साथ में ओवरलोड ऑफ एप की वजह से अल्जाइमर जल्दी हो जाता है बिफोर 45 इयर्स ऑफ एज. एपोएप्सिलॉन 4, ये जो हमारे एस्ट्रोसाइट्स होते हैं उसके अंदर और काइनोमाइक्रोन के अंदर होते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं इस ऐप को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं. सही है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये वाले क्या करते हैं, ये अल्फा सेक्रेटेज को ब्लॉक कर देते हैं और गामा सेक्रेटेज को ओवर रिएक्टिव कर देते हैं. जब गामा सेक्रेटेज ओवर रिएक्टिव होगा तो गामा सेक्रेटेज ओवर रिएक्टिव होने के साथ साथ बीटा सेक्रेटेज दे आर बिकम इन अ जंपिंग मैनर. ठीक है, वो जंपिंग मैनर के अंदर आता है और जो हमारा ये ऐप था एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, इसकी डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देता है इन अ जंपिंग मैनर बाय द बीटा सेक्रेटेज. सो दे विल लीड टू द बीटा एमाइलॉइड्स या सिनाइल प्लेक्स. सही है, सो दे विल एक्टिवेट गामा सेक्रेटेज और साथ में दे विल ब्लॉक अल्फा सेक्रेटेज. यही प्रॉब्लम होती है कि अल्जाइमर का ऑनसेट होना शुरू हो जाता है. क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर SORL1 ये जीन्स प्रेजेंट होती है. अगर इसकी म्यूटेशन होती है, ये क्या करता है, सेम गामा सेक्रेटेज को ये ओवर रिएक्टिव कर देता है और सेलुलर मेटाबॉलिज्म करवा देता है, जिसकी वजह से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द सिनाइल प्लेक और बीटा एमाइलॉइड्स. रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजी पार्ट, यहाँ तक जितने हमने बातें करी सारी चीजें एक वन बाय वन डिस्कस किया हमने एक एक चीज को. अब हम अप्लाई करते हैं अपने ड्रग्स को इसके ऊपर. सही है, ट्रीटमेंट इज सो इजी राइट नाउ बिकॉज हमें पता है कि देयर इज द लेस अमाउंट ऑफ कोलिन, एसिटाइल कोलिन, और देयर इज अ डिजेनरेशन ऑफ द कोलिनर्जिक न्यूरॉन. सो हमने क्या करना है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज करना है. अब दो चीजें हम करते हैं, एक तो हम देते हैं एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, जो इनहिबिटर्स होते हैं वो ड्रग्स देते हैं कि एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को हम ब्लॉक करें, जो कि थोड़ा बहुत बचा हुआ एसिटाइल कोलिन है जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन उसको रिलीज कर रही है, उसकी जो है डिस्ट्रक्शन जल्दी ना हो. हम उसके ड्यूरेशन को इंक्रीज करेंगे ताकि हम ये सिम्टम्स जितनी भी आ रहे हैं इसके प्रोग्रेशन को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सके. देयर इज नो एनी क्योर बट वी कैन गिव अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट. सो सबसे पहले हम देते हैं एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर्स, esterase inhibitor. We have a irreversible drugs जिसमें आती है donepezil, galantamine और थर्ड rivastigmine. ये क्या करते हैं, दे स्ट्रॉन्गली बाइंड विद द एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम. इसका एक्शन क्या होता है कि इसको ब्लॉक कर देते हैं. ब्लॉक करने की वजह से जो हमारा एसिटाइलकोलिन आ रहा है उसको ज्यादा देर के लिए रखते हैं कि वो अपना एक्शन शो कर सके. सही है, कि उसकी जो है वो ना हो, डिफिशियंसी ना हो. सही है, अब जो थोड़ा थोड़ा आ रहा है एसिटाइलकोलिन, सही है, उसके अंदर जो है उसके डिस्ट्रक्शन को इनहिबिट करने के लिए हम डोनिपेजिन, गिलेंटामाइन और रिवास्टेगमिन देते हैं. बट इनमें से जो अप्रूव्ड ड्रग है वो होता है ट्रांसडर्मल पैचेस के अंदर आते हैं, वो ये है रिवास्टेगमिन इज द अप्रूव्ड ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ dementia related to Parkinson and Alzheimer disease. This drug is approved one. उसके साथ साथ एक और ड्रग देते हैं हम NMDA रिसेप्टर, नामडा रिसेप्टर, N मिथाइल डी एस्पर्टेट जो रिसेप्टर होते हैं, इसका काम क्या है,
एन मिथाइल डी एस्पार्टेट एंजाइम जो रिसेप्टर जो होते हैं, ये ग्लूटामेट जो हमारा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये उसके रिसेप्टर्स होते हैं। और अगर ग्लूटामेट की न्यूरोट्रांसमीटर है तो दे विल लीड टू द इन्फ्लक्स ऑफ हाई इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम। अगर इन्फ्लक्स ज्यादा है कैल्शियम का तो ये क्या कॉज करते हैं, टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, कैल्शियम टॉक्सिसिटी इनसाइड द न्यूरॉन, जो कि हमारे लिए अच्छी न्यूज नहीं है। तो हम क्या देते हैं, इस नामडा को ब्लॉक करने के लिए हम ड्रग देते हैं मेमेंटामिन। हम ड्रग देते हैं, नामडा को ब्लॉक कर देते हैं। जब नामडा ब्लॉक होगा, उसकी ब्लॉकेज की वजह से जो कैल्शियम है उसका इन्फ्लक्स नहीं होगा, और कैल्शियम का इन्फ्लक्स जब नहीं होगा तो देयर विल बी नो एनी साइटोटॉक्सिसिटी। सो टॉक्सिसिटी नहीं होगी सेल्स के अंदर, न्यूरॉन के अंदर, सही है। और साथ में ये नामडा इन्वॉल्व होता है कॉग्निशन फंक्शंस के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। तो हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, जो कॉग्निशन या एंटीरोग्रेड एमेनीजिया हो रहा था तो हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमारी ट्रीटमेंट जो अल्जाइमर की है, ओनली 2 टाइप्स, उसमें से सबसे पहले आते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, और उसके साथ साथ हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट में एक और ड्रग देते हैं नामडा इनहिबिटर्स, नामडा ब्लॉकर्स। नामडा ब्लॉकर में मेंटामिन देते हैं कि वो कैल्शियम को ब्लॉक करे और कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा। ग्लूटामेट को ब्लॉक करेंगे तो कैल्शियम चैनल नहीं खोलेंगे और कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा, तो देयर विल बी नो एनी टॉक्सिसिटी। जब टॉक्सिसिटी नहीं होगी तो कॉग्निशन फंक्शन विल बी इंप्रूव्ड। सो टॉक्सिसिटी नहीं होगी तो देयर विल बी नो एपेप्टोसिस। जब एपेप्टोसिस नहीं होगी तो हमारे न्यूरॉन की जो डिजेनरेशन हो रही है वो बचती जाएगी उससे। That's all about the Alzheimer disease.